जीव विज्ञान बायोलॉजी का ये सेकंड एक आदर्श मॉडल पेपर है। इसमें पूरे प्रश्न जो है लगभग 26 प्रश्नों का ये पूरा पेपर है, जिसमें अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। जैसा कि आपने पहले मॉडल पेपर में भी देखा होगा, उसको विस्तार से समझाया गया है। ये पूरा एक मॉडल पेपर एक पूरी वीडियो में आएगी, और मॉडल पेपर किस प्रकार से होगा और उसको पूरा समझाया भी जाएगा। 26 प्रश्न तक हम बिना रुके जो है चलेंगे इसमें, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। देखिए, देखो, जैसा आपको पहले से पता है कि 70 अंक का है बायोलॉजी बार का पेपर है। आगामी जो परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। 3 घंटे का पेपर होगा, और जो 1 से 10 जो प्रश्न है 1 अंक के होंगे इसमें। अब 1 अंक का जो होगा, तो वो उसके साथ 2 से 5 तक ये भी 1 अंक के होंगे इसमें। देखिए, ये सब 1 1 अंक के होंगे। और उसके बाद 6 से 15 तक, ये तो पहले से जानते हैं आप, 2 अंक के होंगे। 16 से 23 3 अंक के होंगे, और 24 से 26 4 अंक के होंगे। ये पहले से आपने हमेशा समझाते आए हैं हम। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें ध्यान दीजिए, ये वैकल्पिक प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो इसलिए जो हिंदी वाले हैं हिंदी से समझें, इंग्लिश वाले इंग्लिश से समझें, वही चीजें आती हैं, और उसको कन्वर्ट भी आप कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे विपुंसन है, विपुंसन या इमेकुलेशन, इसमें क्या होता है कि पुमंग को हटाना, पुमंग रिमूवल ऑफ एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम को क्यों हटाया जाता है? जैसे जो द्विलिंगी फूल होते हैं उसमें जो केसर है, उसको हटाना इसलिए पड़ता है कि कई बार स्वपरागण होने से हम जो इच्छित कोई गुण उसमें डालना चाहते हैं, या ऐसा अपने पसंद का जो है परागित करना चाहते हैं, तो वो चीजें नहीं हो पाती हैं, तो उसको रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को विपुंसन या इमेकुलेशन कहा जाता है जिसको। तो सही उत्तर इसमें होगा पुमंग को हटाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह परितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? इसमें एक नियम है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, 10% होती है। ठीक है, 10% नियम कौन सा है? खाद्य श्रृंखला में 10% ही ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है। ये तो आप क्लियर हैं। तो इसमें एक लिंडमान 10% लॉ ऑफ ट्रॉफिक इफिशियंसी नाम से एक नियम है, जिसमें ये कहा गया है कि अन्य जो है जो ऊर्जा है वो लाइफ प्रोसेस में लग जाती है। तो इसलिए हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो यहाँ पर 10% आप लिखेंगे। ये सही विकल्प ये हो सकता है। अगले प्रश्न में जाए 100। निम्नलिखित में से जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थाने इन सिटू विधि, इन सीटू स्वस्थान, जैसे नाम ही है इसका, स्वस्थान है, स्व मतलब अपने ही स्थान पर। ठीक है, विधि नहीं है अगर, नहीं, ये ध्यान ये रखिए कि नहीं और हाँ में बहुत अंतर आ जाता है, इसलिए कई बार जल्दीबाजी में जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह नहीं पढ़ा जाता, तब ऐसी दिक्कत आ जाती है। नहीं है, स्वस्थाने इन सीटू विधि नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है स्वस्थाने है, वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी स्वस्थाने है, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र ये भी स्वस्थान पर ही होता है। तो इसमें सबसे अच्छा विकल्प ये हो रहा है, निम्न ताप परिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन आप इसमें लिखेंगे, क्योंकि ये नेशनल पार्क है, सेंचुरी जैव बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब अपने स्थान पर होते हैं। और निम्न ताप पर परिरक्षित करना, इसमें जो टेम्परेचर है वो डाउन किया जाता है, इसलिए कई पार्ट्स जो है उसको प्रिजर्व किया जाता है। इसमें यही विधि है। अब अगले पर चलते हैं। देखिए, 2 है। 2, आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज। तो आधुनिक मानव का जो निकटतम पूर्वज है वो क्या हो सकता है? इसमें क्रोमैग्नन मानव सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, क्रोमैग्नन मानव। तो क्रोमैग्नन मानव में कुछ मनुष्य जैसे बहुत अच्छे गुण उसमें मिलते हैं। 1.8 मीटर जैसे लंबी, लगभग पुरुष की लंबाई होती थी, और 1650 घन सेंटीमीटर उसका कपाल,
होता था, और गुफाओं में चित्रकारी के लिए भी प्रसिद्ध है ये क्रो-मैग्नन मानव। एक प्रश्न कई बार ऐसा भी आता है, गुफाओं में चित्रकारी के लिए कौन सा मानव जो है प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर क्रो-मैग्नन मानव जो है उसमें भी, चित्रकारी में भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, क्रो-मैग्नन मैन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले में। डीएनए की पैकेजिंग इकाई का नाम क्या है? देखो ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम, एडेनिन, न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है? डीएनए की पैकेजिंग इकाई, डीएनए की पैकेजिंग इकाई क्या हो सकती है? न्यूक्लियोसोम सबसे अच्छा, इसमें न्यूक्लियोसोम जो सबसे अच्छा विकल्प इसमें न्यूक्लियोसोम इसमें लग रहा है। इसमें है क्या, देखो न्यूक्लियोसोम जो है हिस्टोन, जो क्रोमोसोमल डीएनए हिस्टोन होता है की मदद से जो है सूक्ष्म नाभिक के अंदर जो है पैक किया जाता है, और ये आवश्यक प्रोटीन होते हैं एक प्रकार के, और न्यूक्लियोसोम नामक जो है कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम तो, वो बनाने का काम करते हैं, इसलिए न्यूक्लियोसोम यहाँ पर सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। अगले में चलें 6, जैव प्रौद्योगिकी की आणविक कैंची। जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो आणविक कैंची में डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्रतिबंधन एंजाइम, हेलिकेज। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो है क्या हो सकता है? प्रतिबंधन न्यूक्लियेज। जो प्रतिबंधन न्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची इसलिए कहते हैं, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो जीवाणु में पाया जाता है और डीएनए को विशिष्ट स्थानों में काटने का काम करता है, इसलिए इसको आणविक कैंची कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, जौ ग्राफियन पुट्टिका पाई जाती है। देखो ये प्रश्नों को थोड़ा समझाया भी जा रहा है, इसलिए ये थोड़ा लंबा चीजें आएंगी इसमें, और पूरे पेपर पे हम जाएंगे। एक बार पेपर अगर समझ में आ जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आधे कुछ क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ग्राफियन पुट्टिका पाई जाती है किसमें? अंडाशय में। अंडाशय में तो जौ का ग्रेफियन फॉलिकल इज प्रेजेंट इन ओवरी। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। और इसमें है क्या, देखो अंडाशय में ये एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है, जो जिसमें ये अंडाणु जो है डिम्ब जो है विकसित होते हैं। ठीक है, अब अगला है जो निम्न में से किसे एड्स वायरस एचआईवी प्रभावित करता है? जैसे एचआईवी किस चीज का, जनन क्षमता या रुधिर परिसंचरण या रोग प्रतिरोधकता, किसमें सबसे अधिक असर डालता है? सबसे अच्छा इसमें विकल्प हो सकता है रोग प्रतिरोधकता। तो एड्स का सबसे बड़ी चीज यही है कि एड्स होने पर रोग प्रतिरोधकता, जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कम हो जाता है। इम्यून सिस्टम जब कम हो जाता है तो शरीर की अन्य प्रणाली भी कमजोर हो जाते हैं, तो एचआईवी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर कर देती है। मुख्यतः ये CD4 सेल कहते हैं, CD4 सेल पर हमला करती है। CD4 सेल क्या है? एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं, जो श्वेत रक्त सेल भी कहते हैं, जो संक्रमण से बचाती हैं, वो होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है अभिकथन वाले हैं। अभिकथन, देखो अभिकथन में आपको पता है नया प्रश्न है बिल्कुल, आजकल ये आ रहा है, पहले नहीं आते थे। अभिकथन जो है, ये अभिकथन दिया रहता है एक, और उसका कारण दिया रहता है, दो चीजें, अभिकथन और कारण। और ऑप्शन क्या है, देखिए इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और जो है अभिकथन ए का सही व्याख्या करता है। ये कारण जो है अभिकथन ए का अगर सही व्याख्या करता है तो तब ऑप्शन ए होगा। तो यहाँ पर इसी तरह जो है अभिकथन ए का कारण ए, आर दो सही है, परंतु इसमें अंतर क्या है, देखो कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। ये चार ऑप्शन से आपको छांटना है। ठीक है, सबसे पहले समझना है कि अभिकथन क्या है। ए यू जी प्रारंभन कोडॉन है, ये अभिकथन है।
ठीक है, ये भी सही है। AUG को हम प्रारंभन कोडन कहते हैं, इसमें कोई वो नहीं। अब बात है कि कारण क्या है। AUG प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन जो है पहला वाला लग रहा है। ए और आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार के इनको यही इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। AUG इनिशिएटर कोडन, AUG इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बोथ assertion and the region are true and region R is the correct explanation of the assertion। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें दूसरा भी है, वो भी इसी प्रकार का प्रश्न है। देखो, हम फटाफट जा रहे हैं क्वेश्चनों में, तो चीजें आएंगी, फटाफट आएंगी। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया में एक शुक्राणु जनन कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्र जनन की कोशिका में एक शुक्राणु से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्र जनन की प्रक्रिया में सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन होता है, ये भी दोनों ठीक है। देखो, एक एकल जो शुक्राणु जनन है उसमें 4 शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। शुक्राणु जनन जो है माइटोटिक कहते हैं इसको, सूत्री विभाजन के रूप में विभाजित होकर जो है जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करते हैं वो, ठीक है। और वही प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से द्वितीय कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, फिर समसूत्री विभाजन से शुक्राणु का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार का है इसमें। तो इसमें सबसे अच्छा विकल्प जो है, ये दोनों सही है। और तो ये लग रहा है इसमें सबसे अच्छा विकल्प ये लग रहा है, दोनों सही है। अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार की व्याख्या करता नहीं भी है तो आप इसमें भी देख सकते हैं। इसमें अपनी विजन भी बहुत चीजें हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोनों कथन सही होते हैं और व्याख्या उनकी नहीं भी होती है। तो इस प्रकार से ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, अब एंटीबॉडी किस पदार्थ से निर्मित होते हैं। एंटीबॉडी किस पदार्थ से निर्मित होते हैं। तो इसमें एंटीबॉडी मेड ऑफ विच मटेरियल, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस प्रकार से होते हैं, इसमें हम आएंगे। अभी एक राउंड हम पहले देख लेते हैं कि ऐसे प्रश्न आएंगे। एंटीबॉडी किस प्रकार से निर्मित होते हैं एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का उपयोग किस प्रकार होता है, ई कचरा से आप क्या समझते हो, विमोचन अंडाणु के चारों ओर विद्यमान। तो इन सब प्रश्नों पर जाएंगे हम अभी डिटेल। एक बार एक प्रश्न को देख लीजिए। मानव शुक्राणु का नामक चित्र और मादक पदार्थ है, इनके प्राप्ति स्रोत आपको लिखना है। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ये चीजें आएंगी। श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या है, घास का परितंत्र का एक खाद्य श्रृंखला आपको बनानी है। इसमें सुदम और दुर्दम जो बिनाइन और मलिग्नेंट ट्यूमर हैं उनके बारे में आपको लिखना है। अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं और उसके उदाहरण देने हैं। और ये जो है DPT और BCG के टीका जो है क्यों लगाया जाता है, किन रोगों को किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये तमाम चीजें आएंगी। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत बहुत कॉमन क्वेश्चन है। शक्ति प्रतिरक्षा प्रणाली, आनुवंशिकता निर्बंध इंस्ट्रूमेंट से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन अभी इनकी डिटेल पर हम जाएंगे और एक एक हम इन क्वेश्चनों को डिटेल करेंगे। और पहले एक बार देख लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये 16वां प्रश्न है। विस्तारित रूप भी आ जाता है, विस्तार से लिखना है, जैसे MTP, IVF, IUCN, COVID-19। तो इस तरह से विस्तारित रूप इनके देंगे। और मानव लिंग निर्धारण किस प्रकार से होगा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या अथवा जो हीमोफिलिक जो पुरुष है सामान्य स्त्री की संतानों से किस प्रकार से वंशागति होगी, अगली पीढ़ी में जाएंगी, ये चीजों को समझाना है। और आधुनिक रूप में ये कई बार देखा जाता है कि ऐसा पता नहीं लगता है, बाद में पता लगता है जब
अगली पीढ़ी में वो चीज़ें चली जाती हैं। तो इसी प्रकार अगला है आनुवंशिकता, रूपांतरित जीव, जीएमओ जिसे कहते हैं शॉर्ट में, उनका महत्व बताना है, परितंत्र क्या है, उनके घटक का वर्णन करना है, और ये पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। एक बार हम पूरे इन पेपर में जा रहे हैं, फिर हम एक एक करके उसका डिटेल करेंगे, उसको देखेंगे क्या उसके अंदर है। अब क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, शुक्राणु से अगर एक्रोसोम को हटा दिया जाए, मादा शरीर और यौनारंभ के समय एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव न हो तो फिर क्या होगा। ये तमाम क्वेश्चन है जिन पर हम जाएंगे। जैसे HIV का एक रिट्रोवायरस है, रिट्रोवायरस कारण बताना है आपको, मैक्रोफेज को HIV की फैक्ट्री क्यों कहते हैं। जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं, बहुत लंबी वीडियो बन जा रही है। द्विलिंगी पुष्पिका नाम की चित्र आपको बनाना है इसमें, जैसे नॉर्मल आप देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है ये, जरूरत क्या है उदाहरण देकर इनको समझाना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देखिए 24वां प्रश्न, मटर के शुद्ध लंबे और लाल पुष्प में किस प्रकार से पीढ़ी में प्राप्त संततियों का फिनोटाइप का जो अनुपात है वो बताएंगे। और यह एक प्रश्न और है कि निम्न उदाहरणों से प्रदर्शित कर अंतर प्रक्रिया को समझाना है। ये जो है अंतर प्रक्रिया है सब, जैसे आप अभी आएगा, ये चीजें आएंगी, एक बार हम इसमें चले जाएंगे तो उसके बाद फिर डिटेल करेंगे उसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, 25वां प्रश्न है, DNA की संरचना का नाम की चित्र आपको इसमें बनाना है, और RNA DNA में अंतर इसको बनाना है, लिखना है। DNA पुनर्योजन से आप क्या समझते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 25वां, देखिए DNA की संरचना और RNA में अंतर, ये 26वां जो है लास्ट प्रश्न है। ये बहुत ही नया प्रश्न है आजकल। इसमें आपको यहाँ पढ़ के या कई चीजें जरूरी नहीं है वो पढ़ के, उसके अलावा भी इसमें चीजें आती हैं, इसको पढ़ के ही बहुत जरूरी नहीं है कि अगला कुछ मिलेगा, बाहर से भी आपको लिखना पड़ेगा। ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में ये चीजें आएंगी। चलिए शुरू करते हैं, फिर आगे हो। तो एंटीबॉडी किस पदार्थ से निर्मित होती है, इसी पे हम जा रहे थे। एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल्स। तो आपको इसमें बताना है, एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, इनके आंसर होते हैं, छोटे प्रश्न है। एंटीबॉडी बी कोशिकाओं या विशेष जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं द्वारा उत्पादित होती हैं। एक लाइन में इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो इन व्हिच फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो प्लाज्मिड का उपयोग एक जीव से दूसरे जीव में जीन स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो उदाहरण के लिए प्लाज्मिड वेक्टर का उपयोग फसलों में जो रोग और सूखा प्रतिरोध के जो जीन डाले जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं उनके जीन में, तो तब हम उसमें यूज करते हैं प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। अब ई कचरा जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखो ई कचरा आप जानते हैं, ई कचरा से आप क्या समझते हैं, छोटा क्वेश्चन है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। एक शब्द में आप इसको जान सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जैसे चाहे वो कंप्यूटर हो, टेलीविजन हो, मोबाइल हो, LED हो, या फैक्स मशीन हो, जो भी कंप्यूटर से संबंधित या जो बाइनरी चीजें हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, सब ई कचरा के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम जाते हैं, विमोचन अंडाणु के चारों ओर विद्यमान कोशिकाओं के समूह का नाम बताइए। द ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट अराउंड द रिलीज ओवम। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा इसका, मुक्त हुए जो डिम्ब है वो घेरने वाली कोशिकाओं के समूह को ये कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। ठीक है, कोरोना रेडिएटा, ये याद रखना है। ये स्तंभाकार कोशिकाओं की बाहरी परत जो डिम्ब को घेरती है, ये इसमें सबसे अच्छा उत्तर आपका ये इसमें हो सकता है।
छठा प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है, जिसमें मानव शुक्राणु का नाम की चित्र है। देखो, इसमें ये शीर्ष भाग कहलाता है। ठीक है, ये मध्य खंड कहते हैं हम, मध्य, और ये पूंछ वाला भाग आता है। ये तीन भागों में ये डिवाइड होता है जो मानव शुक्राणु है। और ये अग्रपिंडक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आता है। ये अग्रपिंडक क्या काम करता है, कहाँ जो होता है, तमाम चीजें आती हैं। तो ये पूंछ है, ये चलने के काम आता है। अग्रपिंडक जो है, जो अंडाणु में एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसको ब्रेक करने का काम करता है। इस तरह से आप इसको एक चित्र बना सकते हैं, इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं बनाने की। अगला प्रश्न है, निम्न मादक पदार्थों में किन्हीं दो के प्राप्त स्रोत बताओ। प्राप्त स्रोत चरस है, निकोटीन है, ब्राउन शुगर है। हम तीनों के बता देते हैं। आपको अगर क्वेश्चन आता है दो के बताओ, तो आप दो ही के बताइए। चरस जो है, नॉर्मली आप देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में हाथ से बनाया जाता है। कई बार भांग का पौधा आप जानते हैं, तो भांग के पौधे से जो है ये बनाया जाता है। राल कहते हैं उसको, राल, भांग के पौधे की राल, उससे ये चरस बनाया जाता है। ठीक है, ये भारत में जो है हिमालय के आसपास जंगली रूप में उगता है, जंगली रूप में भी। और आजकल उसका कई स्थान पर जो है इसके जो बीज है उसका उपयोग भी किया जाता है। तो नकदी फसल के रूप में होता है। और दूसरी चीज आती है निकोटीन। निकोटीन का जो रासायनिक यौगिक है, ये तंबाकू के पौधे से निकोटीन मिलता है। और सोलेनेसी परिवार के का एक सदस्य है। अन्य पौधों में भी ये मौजूद होता है। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। नशीला रसायन है, जैसे इसके पत्तों के लिए उगाया जाता है। और धूम्रपान है, चबाना, जो चबाने वाले होते हैं आजकल, सूंघना, ये निकोटीन उनमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। और ब्राउन शुगर है, जिसको हेरोइन भी बोलते हैं, एक ऐसा नशा है जो अफीम के फूल से प्राप्त होता है, जो आमतौर पर मैक्सिको, एशिया, दक्षिण अमेरिका में उगाया जाता है। नशीला पदार्थ होता है। 1924 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध घोषित किया गया था इसको। सफेद या भूरे रंग का पाउडर होता है, चिपचिपे काली टार जैसा दिखता है। ठीक है, इसको स्मैक भी, जंग या ब्राउन शुगर जैसे नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन से आप क्या समझते हो? इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम का नाम लिखो। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? राइट द नेम ऑफ एंजाइम टेकिंग पार्ट इन दिस प्रोसेस। प्रतिलेखन एक कोशिकीय प्रक्रिया है, जिसमें डीएनए खंडों को आरएनए में प्रतिलिपि करते हैं। डीएनए के टुकड़ों को आरएनए में प्रतिलिपि किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, या इसको बोलते हैं अनुलेखन, डीएनए को आरएनए में। और इस प्रक्रिया में शामिल मुख्य एंजाइम जो है पॉलीमरेज में होता है। प्रतिलेखन प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज पूरक आरएनए स्ट्रैंड संश्लेषित करने के लिए एक डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बारे में डिटेल आप कर सकते हैं। बस एक जानकारी इससे अच्छी मिल जाए आपको, ये हमारा प्रयास रहेगा। किस प्रकार के प्रश्न है, कौन से इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब अगला प्रश्न है, नौ, खाद्य श्रृंखला क्या है? घास परितंत्र की खाद्य श्रृंखला को रेखा चित्र द्वारा समझाना है। देखो, खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है? खाद्य श्रृंखला जीवों के बीच में भोजन के रूप में जो ऊर्जा और पदार्थों का हस्तांतरण करने का एक क्रम है। ठीक है, जो एक दूसरे को खाने का जो प्रक्रिया है, उसमें क्या जा रहा है? उसमें या तो ऊर्जा जा रही है, या पदार्थ हम उसे कहते हैं। तो जीवों के बीच जो है भोजन पैटर्न से संबंध, ऊर्जा तथा पोषक तत्वों का प्रवाह को समझाने का कार्य जो है खाद्य श्रृंखला करती है। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। जैसे आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप, एक कहाँ से शुरू करें? हम प्लांट से शुरू करते हैं। प्लांट को कोई भी खा सकता है, एक रैबिट भी खा सकता है। और उसको फिर रैबिट को कोई भी पक्षी जो है, जो शाकाहारी होते हैं,
उसको खा सकते हैं। हवा ये यहाँ पर है। जो प्लांट को आपका एक चूहा भी खा सकता है, उसको स्नेक खा सकता है, उसको कोई बाज इत्यादि जो पक्षी होते हैं वो खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ग्रास ओवर भी प्लांट ईटर होता है। उसके बाद उसको कोई लिजर्ड जो है खा लेता है। फिर उसके बाद उसको कहीं ना कहीं बाज इत्यादि जो अ, शाकाहारी न होके मांसाहारी जो होते हैं, शाकाहारी जैसे फर्स्ट वाला स्टेज जो है शाकाहारी होता है। और हर्बीवोर्स सबसे सेकंड में वो कार्निवोर्स हो सकते हैं, ओमनिवोर्स हो सकते हैं, सर्वाहारी हो सकते हैं या मांसाहारी भी हो सकते हैं। ठीक है। इस तरह से जो ऊर्जा का प्रवाह है एक से दूसरे में जाता है और पूरा हम एक साथ मिलाते हैं तो उसका जाल हम उसे कहते हैं खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में भी थोड़ा ये प्रश्न आते हैं। इसमें श्रृंखला हम सिंगल को बोल सकते हैं, बहुत सारे श्रृंखलाएं एक साथ मिल जाते हैं तो खाद्य जाल उसमें बन जाता है। आप एक यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली एक पौधा आप देखा आपने, एक बकरी देखी आपने, एक शेर देखा आपने। तो यही जो है बाद में जो है शेर मर जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज आपके बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, फिर वही सॉइल में मिक्स होके उसी से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। एक फूड चेन एक फॉरेस्ट में, जंगल में इस तरह से इसको भी आप समझा सकते हैं। किसी भी तरह बहुत सारे चित्र इसमें आपकी किताब में हैं, आप सोच सकते हैं, इधर उधर से इकट्ठा कर सकते हैं। प्रश्न 10 है, देखो सुदम और दुर्दम ट्यूमर में कौन सा घातक है, कारण भी बताना है आपको। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर, अब विच इज लीथल, ऑल्सो गिव रीजन। देखो घातक ट्यूमर सौम्य ट्यूमर की तुलना में जीवन के लिए अधिक खतरा बन सकता है। इनमें घातक और सौम्य भी बोला जाता है इसमें इनको। घातक जैसे दुर्दम जिसे कहते हैं घातक, घातक ट्यूमर कैंसर युक्त होते हैं और शरीर में अन्य भागों में फैल सकते हैं। जबकि जो सौम्य होते हैं जो आमतौर पर अपने स्थान पर रहते हैं, यही इनका है घातक ट्यूमर, जिसको दुर्दम कहते हैं। मैंने भी कहा दुर्दम का मतलब है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ सकते हैं, मतलब वे रक्त या लसिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों को फैल सकते हैं और वहां भी कैंसराइज वो सेल को कर सकते हैं। इसलिए इसको घातक ट्यूमर या मैलिग्नेंट भी कहा जाता है इनको। ठीक है। अब दूसरा आता है सौम्य। सौम्य जैसे नाम ही है उसका, सुदम है, सौम्य है, वो अपने स्थान पर होता है। ट्यूमर तो वैसे सौम्य होते हैं, ट्यूमर जहाँ भी होंगे कुछ ना कुछ घातक ही होते हैं। अ, तो इसका इलाज संभव है। ये है कि इसमें ये है कि जो ट्यूमर है कैंसर सौम्य जैसे सुदम कहते हैं हम, अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं। आमतौर पर उस भाग को कई बार निकाल दिया जाता है तो आम जीवन के लिए जो है खतरा पैदा नहीं करता है। वो अक्सर इनका इलाज तो होता है नहीं। तो मैंने क्या कहा थी कि उसको निकाल देते हैं उस अंग को, अगर वो निकल सकता है, वो सेल निकल सकती है। तो हालांकि कुछ सौम्य ट्यूमर जो है खतरनाक भी होते हैं, बड़े हो जाते हैं, आसपास के अंगों पर दबाव डालते हैं। जैसे सौम्य ऐसे ट्यूमर से ट्यूमर दर्द पैदा कर सकते हैं जो समय के साथ जो है बढ़ते जाता है और उसके दुष्प्रभाव है। फिर जैसे फेफड़े में भी कई चीजें हो जाती हैं, फेफड़े में भी सांस लेने में दिक्कत है तो तत्काल अगर उसका इलाज नहीं है तो सांस अच्छी से चलेगी नहीं, कहीं न कहीं वो एकदम अटैक करने वाली चीजें हैं। देखो अगले प्रश्न में जाएंगे हम अभी। अगला प्रश्न है 11, अनुकूली विकिरण क्या है। अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। इसमें अडेप्टिव रेडिएशन को समझाना है और एग्जाम्पल भी देना है। अनुकूली विकिरण एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रजाति तेजी से विभिन्न लक्षणों वाली कई नई प्रजातियों में परिवर्तित हो जाती है, तो तब हम उसको कहते हैं अनुकूली विकिरण। देखो प्राकृतिक रूप से होता है, प्राकृतिक चयन हम इसे भी कह सकते हैं। प्राकृतिक रूप से उसमें परिवर्तन आते हैं और ऐसी चीजें घटित होती हैं तो फिर वो जो मूल जो प्रजाति है उससे थोड़ा भिन्नता उसमें आ जाती है। जब पर्यावरण परिवर्तनों के कारण नए संसाधन या स्थान कई बार निर्मित होते हैं, मतलब कोई नया
स्थान बन जाता है, कई जगह ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं उस स्थान में, तो उसके अनुसार वहाँ रहने वाले जीवों में भी कुछ परिवर्तन आते हैं। तो उसी को कहते हैं हम अनुकूली विकिरण। अपने आप को उस स्थान के लिए अपने आप को अनुकूलित करने के लिए जो चेंजेज आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है डार्विन फिंच। डार्विन फिंच एक बीज खाने वाली प्रजाति जो गलती से गैलापागोस द्वीप पर उत्तरी विभिन्न चोंच आकृति वाली कई अलग अलग फ्रेंच प्रजातियों में विकसित हो जाती है। तो इन चोंचों के कारण जो फ्रेंचे जो पक्षी हैं, फ्रेंचेज हैं, तो खाद्य स्रोतों के दोहन करने में उनको सहायता मिलती है। मतलब जैसा वहाँ पर कंडीशन है उस प्रकार से उनकी चोंच में परिवर्तन आए, ये देखा जा सकता है उनमें। इसमें एक प्रश्न और बनता है, जैसे कौन सा द्वीप है, फ्रेंचेस कहाँ पाए जाते हैं। अक्सर ये प्रश्न गैलापागोस द्वीप, ये प्रश्न भी इसमें बनता है। दूसरा जो आधारित स्तनधारी है, बेसल स्तनधारी स्टॉक कहते हैं इनको, यह प्रजाति ऐसे रूपों में विकसित हुई जो दौड़ सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, चल सकते हैं, तैर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण इसके थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, डीपीटी बीसीजी, डीपीटी और बीसीजी इनके टीके किन रोगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो डीपीटी पहले देखते हैं। जो डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस की सुरक्षा के लिए ये टीके लगाया जाता है। डीपीटी, डीपीटी याद रखें। सभी गंभीर जो जीवाणु जनित रोग हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डिप्थीरिया, इसमें क्या होता है, इससे हृदय गति रुक जाती है, कई बार लकवा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, मृत्यु हो सकती है। टिटनेस, कटने या घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। पर्टुसिस, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में करता है। दूसरा टीका आता है बीसीजी। बीसीजी का जो फुल फॉर्म है बैसिलस क्लाइमेट ग्लोरिन कहते हैं इसको, ग्लोरिन, बैसिलस क्लाइमेट ग्लोरिन, बीसीजी। मुख्य रूप से जो तपेदिक जो टीबी कहते हैं, टीबी, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो इसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है ये टीका बीसीजी का। बीसीजी मनुष्यों को जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसके संक्रमण से, जीवाणु संक्रमण है वो एक प्रकार का, उससे बचाता है, मतलब टीबी रोग का कारण बनता है। अगले प्रश्न में जाते हैं। 13वां प्रश्न है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत क्या है, जो और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है ये आपको बताना है। तो हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत में जो संतुलन के नाम से भी जाना जाता है, एक चीज है संतुलन, संतुलन नाम से भी जाना जाता है। तो जनसंख्या आनुवंशिकी का एक मौलिक नियम है, जिसमें कहा गया है कि किसी जनसंख्या में जो एलील है, जीनोटाइप की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थिर रहती है। तो हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जो है, इसमें क्या है, एक तो उत्परिवर्तन है, एक आनुवंशिक बहाव है, प्राकृतिक चयन भी इसको प्रभावित करता है, जीन प्रभाव। तो जैसे उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन में जो आनुवंशिक सामग्री में अचानक बड़े और वंशानुगत जो है परिवर्तन आ जाते हैं। उत्परिवर्तन स्वतः या डीएनए की गलत प्रतिलिपि बनने से हो सकता है। दूसरी चीज आती है आनुवंशिक बहाव, यादृच्छिक प्रक्रिया को एलील या आवृत्तियों में परिवर्तन के कारण बन सकती है। प्राकृतिक चयन, इस यह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकृति उन जीवों का चयन करती है जो जीवित रहने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, मतलब जो जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। तो आनुवंशिक पुनर्संयोजन भी एक चीज है जो प्रभावित करती है लैंगिक प्रजनन के दौरान जीनों की पुनर्व्यवस्था प्रक्रिया है ये। इस प्रकार से हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को हम समझा सकते हैं। मुख्य चीज इसमें ये याद रखना है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, जिसे हार्डी वेनबर्ग संतुलन के नाम से जाना जाता है, जनसंख्या आनुवंशिकी का एक मौलिक नियम है, जिसमें कहा गया है कि किसी जनसंख्या में एलील्स और जीनोटाइप की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। ये इसका सिद्धांत है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इसी का एक अंग्रेजी रूप भी हो सकता है, जिसको आप देख सकते हैं क्या ये सिद्धांत है। सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसमें आजकल आता है। ये सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच में क्या अंतर है? तो इसमें मुख्य अंतर तो शरीर में रोग जनों की सुरक्षा के लिए एंटीबॉडी कैसे उत्पन्न करता है, ये एक अंतर दोनों में है। एंटीबॉडी उत्पन्न करता है या नहीं करता है। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, देखो, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है किसी रोग के संपर्क में आने के बाद उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है। देखो, उत्पादन करती है, ये ध्यान देना, इसमें उत्पादन करती है किसका? एंटीबॉडीज का। और यह संक्रमण के बाद स्वाभाविक रूप से या टीके के माध्यम से हो सकता है। और सक्रिय प्रतिरक्षा के परिणाम स्वरूप जो है समृद्धि कोशिकाओं का उत्पादन होता है, जो भविष्य में रोग आने पर शरीर को उससे लड़ने की मदद करता है। जैसे हम कई बार टीका लगाते हैं, टीका लगाने के बाद रोग कब आता है ये किसी को पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो स्मृति पर आधारित जो कोशिकाएं होती है वो उस चीज को याद रखती है, मतलब ये रोग आएगा तो हमको क्या प्रतिक्रिया देनी है। जब स्मृति पर आधारित चीजें नहीं होती है, नई चीज आ जाती है, तो एकदम रोग हो जाता है, भयानक रोग होता है। और वो रोग की जैसे कोरोना वायरस आपने देखा, तो उसमें यही है, स्मृति पर आधारित नहीं था, उसकी स्मृति बॉडी को मालूम नहीं है क्या रोग है, तो इसलिए बीमार बड़े घातक बीमार है। दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय का मतलब होता है इसमें शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, तो शरीर एंटीबॉडी में स्वयं या उत्पन्न करने की बजाय किसी अन्य व्यक्ति या पशुओं से प्राप्त करते हैं। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का माध्यम से किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? एक तो मातृ प्रतिरक्षा कहते हैं, माता द्वारा एंटीबॉडी जो है गर्भावस्था के दौरान जो है प्लेसेंटा के माध्यम से माँ बच्चे में तथा जन्म के बाद स्तन के दूध के माध्यम से पहुंचाती है। तो ये अपने आप में एक निश्चित प्रतिरक्षा है, जो बच्चे की प्रतिरक्षा है। एक कृत्रिम प्रतिरक्षा है, एंटीबॉडी में किसी अन्य व्यक्ति या जानवर के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है या प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो इसे एंटीसेरा थेरेपी भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है रेबीज जैसे संक्रमण के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन यह अल्पकालिक होती है और स्मृति कोशिकाओं का निर्माण नहीं करती है। ये याद रखना, निष्क्रिय में स्मृति कोशिकाएं नहीं, मतलब बाद में वो चलेगा नहीं, एक्सपायरी हो जाएगा, समझ लीजिए आप। तो अगले प्रश्न में जाते हैं। 15वां प्रश्न है, आनुवंशिकतः निर्मित इंसुलिन से आप क्या समझते हो? कैसे इसके निर्माण में जरूरतमंद लोगों के लिए इंसुलिन की उपलब्धता सुगम हो गई है? ठीक है, तो आनुवंशिक तह जो निर्मित इंसुलिन है उसको समझाना है आपको। आनुवंशिक रूप से जो इंजीनियरिंग किया हुआ जो इंसुलिन है, पुनर्संयोजक डीएनए जो प्रौद्योगिकी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग किया जा सकता है। उसका उपयोग करके इंसुलिन बनाया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया में मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए इंसुलिन अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि व्यापक रूप से, क्योंकि सीमित अगर कोई चीज की संसाधन है तो वो बहुत देर तक नहीं चलता है। तो ऐसे में ये बहुत वरदान है चिकित्सा के क्षेत्र में। वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में मानव निर्मित जीन बनाया। ये जीन प्लाज्मिड में डालते हैं और जीवाणु डीएनए का एक लूप उसमें बन जाता है और उन्होंने प्लाज्मिड के रूप में पुनः बैक्टीरिया में उसको डाल दिया जाता है। और बैक्टीरिया गुणन करते हैं और इंसुलिन का उत्पादन करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं और इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। तो वैज्ञानिक इंसुलिन को एकत्रित करके शुद्ध की उसमें किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये शुद्ध स्तर है। आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग जो इंसुलिन है जानवरों से प्राप्त इंसुलिन की तुलना में शुद्ध होता है। और दूसरी चीज है कम महंगा होता है, मतलब खेत में पशुओं की तुलना में बैक्टीरिया को उगाना जो है सस्ता होता है।
और दुष्प्रभाव इसका मधुमेह रोगियों के लिए सुअर व गायों की इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले लेते थे ना सुअर गायों से इंसुलिन लिया जाता था, तब इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते थे, तो उससे कई बार दुष्प्रभाव भी होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो उसको इससे नहीं के बराबर होते हैं जो ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इससे एलर्जी हो सकती थी, उससे होती थी जो जानवरों से इंसुलिन ली जाती है, इससे एलर्जी होने की संभावना नहीं के बराबर। और महत्वपूर्ण चीज है नैतिक मुद्दे, जैसे हम कहते हैं, जैसे जानवरों की अपेक्षा बैक्टीरिया से इंसुलिन प्राप्त करना अधिक नैतिक है। नैतिक मतलब एक अच्छा है। तो इसी को हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो genetically engineering insulin in human is insulin produced using the recombinant DNA technology. This process makes insulin more widely available for people with diabetes. बेनिफिट्स क्या है? प्योर है, लेस एक्सपेंसिव है, फेवर साइड इफेक्ट है, और मोर एथिकल है। ये चीजें आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं। अब विस्तार ये जैसे एमटीपी है, आईवीएफ है, आईयूसीएन है, कोविड-19 है, ये हमारी किताबों में आजकल बहुत हैं, बार बार आते हैं। एमटीपी क्या कहते हैं? एमटीपी स्टैंड फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी है, एक चिकित्सा प्रक्रिया के द्वारा उसको जिसमें गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए ये दवा या अन्य कोई विधियां उसमें उपयोग में लाई जाती हैं। कुल मिला के समझिए कि जो टर्मिनेशन करना है, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना है, इसलिए एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा आता है आईवीएफ। आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है एक प्रकार का यह एक सहायक प्रजनन तकनीक है। सहायक प्रजनन तकनीक मतलब इसके जो फर्टिलाइज है वो बाहर किया जाता है। इसमें इसमें महिला के अंडे और पुरुष के जो शुक्राणु है प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है, मतलब शरीर से बाहर निषेचित किया जाता है। निषेचित अंडे को हम क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं, और उसको आगे उसकी प्रक्रिया में भ्रूण उसको कहते हैं। तो एक तरह से निषेचन के कुछ दिनों बाद जो है भ्रूण को गर्भाशय के अंदर जो है रखा जाता है, मतलब फिर इम्प्लांट उसको गर्भाशय में कर दिया जाता है, और गर्भावस्था तब होती है जब भ्रूण गर्भाशय की दीवार में खुद को प्रत्यारोपित करता है। तो इस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, आईयूसीएन जिसे कहते हैं, आईयूसीएन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसके साथ नेचुरल रिसोर्सेज भी लगा सकते हैं। पहले हम यही बोलते थे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो बात इतने से भी बन जाती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आप इसको लिख सकते हैं। देखो इसका काम क्या है? पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों को टिकाऊ उपयोग के लिए काम करता है। ठीक है। और एक अंत में एक और है कोविड-19। अब यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें तो लिखा है निम्न का विस्तार लिखिए, कोई 3 आपको बनाने हैं, मगर हम पूरी डिटेल उसकी ले रहे हैं। जो भी ऑप्शन है या अथवा है या जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सबको एक तरह से हमें समझना है। कोविड-19 बहुत कॉमन शब्द है, जैसा कि नाम ही है, शॉर्ट फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 शॉर्ट में से कहा जाता है। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन में, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। अब लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है? सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। बहुत पहले से आप इसको पढ़ते हैं, जैसे अब 12 में ही नहीं, कक्षा 10 के लिए भी बहुत चीजें इसमें हैं, वहां पर भी ये चीजें बहुत आती हैं। ये मानव लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। देखो मानव शिशु का लिंग इस बात पर निर्धारित होता है कि किसी प्रकार के का जो अंडाणु अंडे को निषेचित करता है, इस प्रक्रिया में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होती है। मतलब किस प्रकार का शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, किस प्रकार का शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है,
यही मतलब है इसका। यह इस प्रक्रिया में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है, इसको मनुष्य के कंट्रोल में नहीं होता है। ये आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है और शुक्राणु और अंडे द्वारा वहन किए जाने वाले लिंग गुणसूत्र पर आधारित होता है। मतलब उसमें शुक्राणु और अंडा जो है कौन सा लिंग गुणसूत्र वहन कर रहा है, इस पर डिपेंड होता है। देखिए, इसको हम नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, शुक्राणु अंडाणु का गुणसूत्र, पुरुष का गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई। और गुणसूत्र होता है पुरुष का दो प्रकार के युग्मक एक्स और वाई उत्पन्न करता है। ठीक हो गया। और महिलाओं में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। एक्स एक्स गुणसूत्र और केवल एक प्रकार का युग्मक एक्स, दोनों एक्स हैं इसमें, इसलिए एक ही प्रकार का हम उसे कहेंगे, एक्स गुणसूत्र उत्पन्न करता है। अब निषेचन किसे कहते हैं, शुक्राणु अंडे को निषेचित करने और जो युग्मनज बनाता है, युग्मनज मतलब जिसको जायगोट बोलते हैं, अंडा और शुक्राणु से क्या बनेगा, युग्मनज। ये दोनों मिले तो इन्होंने क्या बनाया, एक चीज बनाई, इसका नाम क्या हो गया, युग्मनज या जायगोट। तो बच्चे का लिंग इस बात पर निर्धारित होता है कि कौन सा शुक्राणु अंडे से निषेचित हो गया है। तो शिशु का लिंग जो है, शुक्राणु अगर एक्स गुणसूत्र, यदि शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र है तो बच्चा लड़की पैदा होती है। शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो बच्चा लड़का पैदा होता है। शुक्राणु में एक्स या वाई गुणसूत्र होने की संभावना बराबर होती है, इसलिए बच्चे की लिंग संयोग पर ही निर्भर है। अब इसको हम एक चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए, ये तो आपने थ्योरेटिकली देख लिया। ये देखिए, अब चित्र द्वारा क्या समझते हैं। देखो, नर में एक्स वाई बताया हमने, मादा में एक्स एक्स, ये जनक है। ठीक है, इनसे जो युग्मक बने, एक एक्स बना एक वाई बना, इसमें से दोनों एक्स बने, ये भी एक्स ये भी एक्स। अब आपको क्या मिलाना है, इस एक्स के साथ इनके दोनों मिलाने हैं। पहले एक बार पहले के साथ, एक बार फिर दूसरे के साथ, एक्स दो एक्स है ना, इसी को आपने इसके साथ भी, मादा के एक्स के साथ भी और दूसरे एक्स के साथ भी, इस एक्स को दो बार मिलाना है। एक्स को एक बार एक्स के साथ, फिर एक्स को एक बार, एक ये मिला ना आपने, ये एक्स को एक्स का, फिर इसी को दोबारा उसी दूसरे एक्स के साथ, फिर ऐसी वाई को एक बार पहले के साथ, पहला मादा एक्स के साथ, फिर दूसरे मादा एक्स के साथ, वाई को मिलाया इसी तरह। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो मादा भ्रूण जो है एक्स एक्स से, और एक्स एक्स से दूसरा भी, अगर एक्स और वाई से मिलता है तो एक्स वाई, और नर भ्रूण जो है एक्स और वाई से मिलता है तो दो मादा संतति, दो नर संतति इसमें होते हैं। ये नॉर्मली आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें एक अथवा प्रश्न भी हमने दे रखा है। तो हीमोफिलिक पुरुष और सामान्य स्त्री की संतानों में इस रोग की मशागत को समझाओ। मतलब हीमोफिलिया आपको समझाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हीमोफिलिक बात वही चीजें इसमें भी आती है, जैसे आप लिंग निर्धारण में आप देखा होगा आपने, वो वैसे ही इसको भी निर्धारित करते हैं। हीमोफिलिक पुरुष और सामान्य स्त्री की संतानों में, एक जो पुरुष है ना, जो एक्स वाई है, एक्स वाई जो है उसमें हीमोफिलिक, हम इसे कहते हैं कि एक्स जो क्रोमोसोम है वो हीमोफिलिया से पीड़ित है। और जो महिला है, स्त्री है, सामान्य स्त्री है, सामान्य स्त्री को हम एक्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने एक राउंड लगा दिया। ये राउंड इसलिए लगाया क्योंकि हीमोफिलिक है एक्स। यदि एक हीमोफिलिक पुरुष जो है सामान्य महिला से विवाह करता है, देखिए आप, एक सामान्य महिला यहाँ पर हीमोफिलिक पुरुष है, ठीक है, तो उसकी संतान जो है वाहक लड़कियों और सामान्य लड़के होंगे। लड़कियां कैसे होंगी, वाहक होंगी। वाहक मतलब खुद को तो होगा नहीं हीमोफिलिया, और वाहक होंगे मतलब अगली पीढ़ी में, वो जहां भी उनकी शादी होगी वो अगली पीढ़ी में उस रोग को ले जा सकते हैं, वाहक उसके हो सकते हैं। और लड़के जो है सामान्य इसमें होंगे। अभी हम इसको चित्र द्वारा भी समझाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हीमोफिली एक लिंग संलग्न, कौन सा लिंग संलग्न, एक्स लिंग संलग्न, तो अब वही विकार है जो एक्स गुणसूत्र दोषपूर्ण जीन के कारण होता है। मैंने इसीलिए यहाँ पर देखो ऊपर लिखा है, एक्स को घुमा दिया मैंने, इसलिए घुमाया क्योंकि एक्स
क्रोमोसोम में, एक्स गुणसूत्र में ये चलता है। हीमोफीलिया का कारण बनने वाला जीन जो है एक्स क्रोमोसोम होता है, और पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। आपने देखा, इसलिए हीमोफीलिया ज्यादातर जो है पुरुषों को होता है, क्योंकि एक एक्स अगर प्रभावित होता है तो पुरुषों में हुआ, अगर महिलाओं में एक ही एक्स प्रभावित होता है तो महिलाओं को वो चीज नहीं होगा। दोनों एक्स अगर होंगे तो तब जो है महिलाओं में भी ये रोग हो सकता है। तो महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए उन्हें आमतौर पर जो जीन की एक उत्परिवर्तन प्रतिलिपि और एक सामान्य प्रतिलिपि होती है, मतलब एक ठीक ठाक है, एक जो है उससे रोग से ग्रसित है। तो ऐसी तो अब यहाँ पर देखिए चित्र द्वारा समझाते हैं हम इसको। हीमोफीलिया में शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है। इस रोग में क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। जो रक्त है वो जो है क्लॉटिंग उसकी कम हो जाती है, इसलिए उस रोग को हीमोफीलिया रोग कहते हैं। मतलब कहीं कहीं पर चोट लग गई तो चोट लगने पर जो है रक्त एकदम क्लॉटिंग उसकी नहीं होती है, ये मुख्य रोग। अब यहाँ पर देखिए चित्र द्वारा समझाते हैं। देखो, एक मेल और एक फीमेल, 2 क्रोमोसोम यहाँ पर है। तो एक्स यहाँ पर गोल किया गया है, ये एक्स जो है ये हीमोफिलिक है मेल में। अब हीमोफिलिक मेल है, मेल मतलब हीमोफिलिया से पीड़ित है, और जो फीमेल है वो नॉर्मल फीमेल है। अब देखो इसमें एक्स एक्स ठीक ठाक है, इसमें जो एक्स के घुमा रखा है तो इसका मतलब हीमोफिलिक है हम। अब इसमें जो स्पर्म बने एक एक्स से और एक वाई बना। अब ये जो एक्स है ना, जहां भी जाएगा ये सब हीमोफीलिया फैलाएगा। देखिए वैसे ही करना है, इस एक्स को, ये पहले वाले एक्स को फीमेल के दोनों एक्सों से मिलाना है। फिर वैसे ही वाई को, मेल के वाई को दोनों एक्स से मिलाना है फीमेल के। बस यही करना है आपको। जैसे एक्स को पहले एक बार इस एक्स से मिलाया, देखो इस एक्स को इस एक्स से मिलाया, फिर इसी एक्स को उसके साथ जो फीमेल के साथ जो दूसरा एक्स है उसके साथ मिलाया। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, देखो जहां पर ये एक्स जा रहा है, देखिए ये एक्स गया यहाँ, तो ये एक्स मेल से आया और फीमेल से यहाँ पर क्या आया, नॉर्मल एक्स आया। तो ये लड़की जो है हीमोफिलिक नहीं है, एक्स एक्स है ना, हीमोफिलिक नहीं है, बट कैरियर है, वाहक है उसका, वो अगली पीढ़ी में ये ले जाने के लिए तैयार है, मतलब होगी नहीं, वो उससे पीड़ित नहीं होगी। और ये भी डॉटर है, देखो एक्स एक्स भी डॉटर है, तो इसमें भी हीमोफिलिक कैरियर है ये, और ये दूसरी पीढ़ी में इस चीज को ले जाने के लिए तैयार है, मगर खुद जो है हीमोफिलिया से पीड़ित नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए इसमें अब क्या हुआ, एक एक्स और वाई नॉर्मल है, एक्स और वाई नॉर्मल, तो एक्स वाई सन के लिए होते हैं, तो नॉर्मल जो सन, इसलिए हम कह सकते हैं जो फीमेल है मतलब उसके डॉटर हैं वो कैरियर होंगे हीमोफीलिया के, और जो मेल है वो नॉर्मल मेल होंगे। इस तरह से हम इस हीमोफीलिया को समझा सकते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। आनुवंशिकता रूपांतरित जीव, जीएमओ कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो आप क्या समझते हैं, इसका महत्व आपको बताना है। देखो जीएमओ एक संशोधित जीव है, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में से कहते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है उसको, उसमें कुछ न कुछ उसके जीन में चेंज किया गया है। तो डीएनए जो है वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके इसमें डीएनए में चेंजेस लिए जाते हैं और जीएमओ उसको कहा जाता है। एक संशोधित जीव है, समझ लो। संशोधित क्यों करते हैं इसका कारण आपको पता है, कई चीजें होती हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर में हमें चाहिए कि टमाटर जल्दी न सड़े, ये तो चाहेगा किसान जल्दी न सड़े। बाजार में अगर ले जाने में उसको 1 हफ्ते से अधिक समय हो गया तो टमाटर की फसल बर्बाद हो जाती है। तो मॉडिफाई इस प्रकार से किया जाता है कि अधिक देर तक रहे, मतलब सड़े नहीं एकदम। तो इसका एक उदाहरण दे रहा था मैं। जीएमओ कैसे बनाए जाते हैं, पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी इसमें इस्तेमाल की जाती है। एक जीव के जीन जिनको दूसरे जीव के डीएनए में प्रविष्ट इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें एक जीन दूसरे जीव, मतलब जिसमें आपको सुधार लाना है उसमें प्रवेश किया जाएगा वो। ठीक है, जो अच्छा जीन है जो आप चाह रहे हैं वो वाला जीन। प्रजनन क्लोनिंग, अब एक जीव के परिपक्व कोशिकाओं को दूसरे जीव में अंडे में प्रविष्ट करा दिया जाता है, इसका केंद्रक निकाल दिया जाता है। जीएमओ क्यों बनाया जाता है बताइए, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधी फसलें बढ़ाने के लिए, जैविक कार्य, रोगों को रोकना है, आपको समझना है उसको,
मनुष्य में रोगों का उपचार करना है तो इसके लिए ये मॉडिफाइड कई जीवों को किया जाता है। अगला प्रश्न है, परितंत्र क्या है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम एक ऐसी प्रणाली जिसमें जीवित जीव एक दूसरे के साथ जो है पर्यावरण में जो है अंतःक्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पारिस्थितिक तंत्र के घटक जो है दो होते हैं, एक जैविक दूसरा अजैविक। अब कई बार हम क्या पढ़ते हैं, जैसे देखिए उत्पादक उपभोक्ता अवघटक पढ़ते हैं। उत्पादक उपभोक्ता अवघटक ये सब जो है जैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो जैसे प्रकाश है, जल है, सूर्य का प्रकाश जो आता है, वायु है, जलवायु है, भौगोलिक मिट्टी है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ये सब जैविक घटकों के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया परितंत्र क्या है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। अब मुख्य रूप से तो घटक जैविक तथा अजैविक घटक होंगे, ठीक है। तो जैविक घटक के अंतर्गत आपके समस्त प्रकार के जो पौधे, जिसको हम उत्पादक बोलते हैं, और समस्त प्रकार के सूक्ष्म जीव जानवर जो जिसमें उपभोक्ता के रूप में हम रखते हैं, और कई सूक्ष्म जीव जो है अवघटक के रूप में रखे जाते हैं, तो वो समस्त जो है जैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जीव चीजों का को हम जैविक घटक में रखते हैं, ठीक है। और अजैविक घटक मतलब जैसे आप जानते हैं अजैविक है, निर्जीव है, तो अजैविक घटक में आया वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, जलवायु की कंडीशन है, ये सब चीजें। तो इसमें देखो बैक्टीरिया, कवक, कुछ कीड़े जो है अपघटक भी पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जैसे मैंने अपघटक कहा, लास्ट में वही आता है। उत्पादकों और भोक्ताओं से प्राप्त जो है मुक्त पदार्थ को विघटित करने का काम अपघटक करते हैं। पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी में वापस ले जाने का काम भी अपघटक करते हैं। तो अपघटकों के बिना जो है पारिस्थितिक तंत्र में मृत पदार्थ जमा हो जाएगा। अगर अपघटक न होते इस पृथ्वी में तो इतना कूड़ा, मतलब कौन सा कूड़ा, जो जंतुओं का है या पादपों का है, वो सड़ के मिट्टी में मिलते ही नहीं। अगर मिट्टी में नहीं मिलते तो बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र में एक अवरोध होता है। तो ये जो अपघटक है ये मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाते हैं, और वही चीजें बाद में उसमें उगने वाले जीव उसका उपयोग करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में उनके उदाहरण में जो है वन का पारिस्थितिक तंत्र थोड़ा भिन्न हो सकता है। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र जो है खाद्य श्रृंखला, जिसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल, नदियों का खाद्य श्रृंखला हो सकती है, पारिस्थितिक तंत्र हम उसे कहते हैं। घास के मैदान का होता है, रेगिस्तान का हो सकता है, और भित्तियां इसमें शामिल है। ये कुछ चीजें इसमें हो सकती है। अब अगले टिप्पणी लिखनी है इसमें, समष्टि का घनत्व और समष्टि जन्म दर और समष्टि मृत्यु दर। मतलब समष्टि का मतलब यहाँ पॉपुलेशन से मतलब है, पॉपुलेशन घनत्व और पॉपुलेशन की जन्म दर कितनी है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, और मृत्यु दर कितने मर रहे हैं, तो इसको बताना है, इस पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व का मतलब ये है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी जनसंख्या में जीवों की संख्या, वहां पर कितने जीव रहते हैं, इस बात पर माप है। कोई मतलब स्थान कितना भीड़ भाड़ वाला है, तो इसको कैसे मापते हैं घनत्व को। जनसंख्या में व्यक्तियों की कुल संख्या, उस स्थान पर व्यक्तियों की कुल संख्या बट्टे उसका क्षेत्रफल हम उसे निकाल सकते हैं। वो मीटर, सेंटीमीटर, मील, एकड़, कोई भी मापक उसमें हो सकता है। जनसंख्या घनत्व का उपयोग जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है। ये जानवरों, कवक, बैक्टीरिया के घनत्व को मापने के लिए भी यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य में भी होता है। घनत्व एक कॉमन शब्द है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं जीवों का किसी क्षेत्र में कितना अधिक जीव है। अब उनकी फिर अलग अलग प्रजातियां भी होती हैं। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जैसे जलवायु है, जल आपूर्ति है, परिवहन है, और प्राकृतिक संसाधन है, और ऊर्जा की उपलब्धता है। ये कुछ चीजें हैं जहाँ पर जैसे जल की आपूर्ति अच्छी होती है, या जलवायु कंडीशन वहाँ पर अच्छी होती है, तो कोई भी प्राणी की संख्या वहाँ पर बढ़ जाती है। और भौगोलिक कारक भी कई
भौतिक कारक उसमें होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, ये अलग चीज है। फिर ये इसको हम जीव विज्ञान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, फिर अलग चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर किसी क्षेत्र में जीवों की संख्या से हमको मतलब है, बस हम ये जानना चाहते हैं कि किसी क्षेत्र में कितने जीव रहते हैं। दूसरी चीज आती है जनसंख्या जन्म दर। जन्म दर मतलब किसी आकार के सापेक्ष जीवित जो प्राणी है उनकी संख्या, ठीक है, निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। मतलब किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या निर्धारित करते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण कारक जो है जनसंख्या जन्म दर है। तो जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है या वहीं बनी हुई है, इसका पता लगता है। तो जन्म दर की गणना जन्मों की संख्या को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर की जाती है। आमतौर पर प्रति 1000 व्यक्तियों पर व्यक्त किया जाता है। ये है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। और एक अंत इसमें एक टिप्पणी और लिखनी है, मृत्यु दर। मृत्यु दर का मतलब है कितने लोग मर रहे हैं और कितने पैदा हो रहे हैं। मतलब जो जितने मरेंगे जितने पैदा होंगे तो बराबर अगर संख्या है तो वहां पर जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अगर मृत्यु दर अधिक है तो घटेगा, जन्म दर अधिक है मृत्यु दर से तो बढ़ेंगे चीजें। तो ये तो नॉर्मल साइंस है। तो यहाँ पर जनसंख्या मृत्यु दर हम बायोलॉजिकल दृष्टि से कह रहे हैं, किसी विशिष्ट समयावधि में किसी जनसंख्या में होने वाले मौतों की संख्या। मृत्यु दर का मतलब है मौतों की संख्या। तो मृत्यु दर एक आंकड़ा है जो किसी जनसंख्या में मृत्यु की आवृत्ति को मापता है। इसकी गणना कुल जनसंख्या में मृत्यु की संख्या को विभाजित करके की जा सकती है, ठीक है। मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है? कुल मौतों की संख्या निर्दिष्ट समय के दौरान जनसंख्या में हुई मौतों की संख्या, जनसंख्या कुल जनसंख्या जिसमें मौतें हुई, समय अंतराल व समय आदि जिसमें के दौरान मौतें रिपोर्ट की गई। इन चीजों के आधार पर इसको एक रिपोर्ट इसकी बनाई जा सकती है। अगले पर चलते हैं। 21 में क्या होगा यदि शुक्राणु के एक्रोसोम को हटा दिया जाए? शुक्राणु के एक्रोसोम को हटा दिया जाए। दूसरा प्रश्न है, यौनारंभ के समय एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव न हो या कम हो या न हो। ये संबंधित प्रश्न है। देखिए, शुक्राणु के एक्रोसोम को हटा दिया जाए, ये प्रश्न है। अभी शुक्राणु के एक्रोसोम को अगर हटा दिया जाता है तो जैसे कि आपने पहले अभी शुक्राणु के बारे में जब मैंने कहा था तो उसमें एक चीज थी एक्रोसोम, उसके हेड में एक्रोसोम। तो उसका मुख्य कार्य क्या है? देखो, एक्रोसोम झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जो शुक्राणु के सिर में अधिकांश भाग को ढकता है। मतलब निषेचन के दौरान जो एक्रोसोम जो है एंजाइम छोड़ता है, ठीक है। वो एंजाइम क्या काम करता है? अंडे की बाहरी झिल्ली को तोड़ने का काम करता है। अगर वो एक्रोसोम जो एंजाइम नहीं छोड़ेगा या नहीं होगा तो जो अंडे की बाहरी झिल्ली है वो टूटेगी नहीं तो निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइज एग नहीं होगा। तो एक्रोसोम की अनुपस्थित हो तो शुक्राणु अंडे में प्रवेश नहीं कर सकता है, जिससे अंडा जो है निषेचित नहीं होगा। बस यही सबसे बड़ी चीज इसमें है। दूसरा इसमें है प्रश्न, कम एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन नहीं स्राव होने पर स्तन मृदता इसमें आ जाती है, कमजोर हड्डियां इसमें हो जाती हैं और पसीना इसमें आता है, गर्मी का एहसास अधिक होता है, अनियमित या अनुपस्थित मासिक धर्म इसमें होते हैं और सिर दर्द होता है, थकान इसमें आती है, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन इसमें हो जाता है, अवसाद, टेंशन में रह जाता है आदमी। इस तरह के लक्षण इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, HIV एक रेट्रोवायरस है और मैक्रोफेज को HIV की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? जैसे HIV एक रेट्रोवायरस का मतलब है यहाँ पर जैसे नॉर्मली जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो DNA के द्वारा एक स्थान से मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV कहते हैं इसको, एक रेट्रोवायरस है क्योंकि ये अपनी आनुवंशिक जानकारी जो है DNA के बजाय RNA में रखता है। बस ये चीजें याद रखना, DNA के बजाय RNA में अपनी जानकारी रखता है। तो रेट्रोवायरस में अपने RNA को DNA में परिवर्तित करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इसमें एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो जिसे बाद में मेजबान कोशिका की
डीएनए में एकीकृत कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, तभी इसको रिट्रोवायरस इसको बोलते हैं। दूसरा आता है मैक्रोफेज को एचआईवी की फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो एक कोशिका है जिसमें एचआईवी प्रवेश करता है और अपनी प्रतिकृति बनाता है। एचआईवी जैसे प्रवेश करेगा तो अपनी प्रतिकृति बनाते जाएगा और प्रतिकृति इतनी अधिक हो जाएगी कि वो फैक्ट्री समझ लीजिए उसको। इसलिए मैक्रोफेज को एचआईवी की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिकाएं हैं जिनमें एचआईवी प्रवेश करता है और अपनी प्रतिकृति बनाता है। ठीक है, ये क्या है? इसमें एचआईवी, ये क्या है? कोशिकाएं जिसमें एचआईवी ये प्रवेश करता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है प्रवेश करता है, तो बहुत अधिक कोशिकाएं उसमें बना देता है उसकी प्रतिकृति, तो इसलिए उसको फैक्ट्री कहा जाता है। एचआईवी मैक्रोफेज में प्रवेश करता है तो उसका आरएनए प्रतिकृति बनाकर वायरल डीएनए बना देता है, जिसके बाद जो वायरल डीएनए को मैक्रोफेज या डीएनए में सम्मिलित कर दिया जाता है। मैक्रोफेज के डीएनए में सम्मिलित कर दिया जाता है। तो विषाणु डीएनए मैक्रोफेज को अधिक विषाणु उत्पन्न करने के लिए निर्देश करता है, और जिस निर्देश में वो फैक्ट्री का रूप ले लेता है फिर। ठीक है, प्रक्रिया इसमें जारी रहती है। अब अगला प्रश्न है, देखो, व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर? जैव उर्वरक क्या है और उसके एग्जाम्पल देने हैं। जैव उर्वरक जैसा कि उसका नाम ही है, मतलब जीवों से जो भी आपका फर्टिलाइजर्स यूज होता है, तो मिट्टी के पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार करने का मकसद इसका होता है और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जो भी फर्टिलाइजर है, बैक्टीरिया, कवक तथा शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा ये बनाया जाता है। तो बायो फर्टिलाइजर इसलिए इसको कहा जाता है, मतलब वो जो सजीव चीजों से बनाया जाता है, इसलिए बायो फर्टिलाइजर। जैसे उदाहरण क्या है? एजिटोबैक्टर इसे कहते हैं, एक स्वतंत्र जीवधारी जीवाणु जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर करता है और मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। ठीक, एक राइजोबियम, आपने बहुत एक नाम सुना होगा, एक जीवाणु जो फलीदार पौधे, जो दाल वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में यह रहता है और मिट्टी में नाइट्रोजन को जोड़ता है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करने का काम करता है राइजोबियम। एक ये है जो स्प्रिलम कहते हैं इसको, एक सूक्ष्मजीव जिसका उपयोग धान अन्य फसलों के बागान में फसलों की जैव उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक आता है फास्फोबैक्टीरिया, यह सूक्ष्मजीव जिसका उपयोग सभी फसलों के लिए जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। खाद आप जानते हैं, इसका उपयोग सीधे मिट्टी में उसका अर्क जो है नॉर्मली जो सड़ा गला के करते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार के जीव हैं, एक उर्वरक जिसका उपयोग जो है टीका के रूप में, उर्वरक जिसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। और बीज गेंदे मतलब मिट्टी और कंपोस्ट को मिश्रण से बनाया जाता है, मिट्टी और कंपोस्ट को, और इसमें बीज भी अंदर से डाल दिया जाता है। तो मिट्टी और बीज गेंदे भी एक अलग चीज है वो। ठीक है, मिट्टी और कंपोस्ट के मिश्रण से बना जैव उर्वरक है इसको। तो इसके लाभ क्या सकते हैं? जैव उर्वरक के मिट्टी के पोषण की गुणवत्ता सुधार करना, पौधों में वृद्धि को बढ़ावा देना, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी है, इसमें नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान इसमें पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा माना जाता है और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम कर देता है, टिकाऊ कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, इस तरह से इसका बहुत अच्छा उपयोग ये हो सकता है। अब एक बहुत जल्दी जल्दी चीजें होती ना, क्योंकि ये एक पेपर में एक साथ पूरा बना रखा है ताकि एक जो देखें एक गाइडलाइन इससे मिलती है, मतलब हमारा किस प्रकार का पेपर आएगा, किस प्रकार के तथ्य उसमें रखे जाएंगे। एक दिमाग में एक ब्लूप्रिंट भी अगर पैदा हो जाता है किसी क्वेश्चन के प्रति, तो लिखने की संभावना बढ़ जाती है किसी भी परीक्षा में। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इसमें एक बार हम सभी प्रश्नों पर चले जाएं, क्योंकि एक पूरा पेपर है, 26 प्रश्न उसमें है। 24वां प्रश्न पर जाते हैं। देखो, मटर को शुद्ध लंबे तथा लाल पुष्प वाले पादप का संकरण शुद्ध बोने और श्वेत पुष्प वाले पादप से करने पर अप पीढ़ी में प्राप्त संततियों का फिनोटाइप अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, फिनोटाइप अनुपात ज्ञात करना है।
देखो ये बहुत ही डिस्टिंगर क्रॉस का एक प्रश्न है ये। इसमें कई बार बहुत बार आया है ये। इसमें क्या है कि दो चीजें हैं। एक मटर मटर के शुद्ध लंबे लाल, शुद्ध लंबे लाल पुष्प। लंबे और लाल याद रखिए, लंबे और लाल। लंबे लंबे इसको टॉल के रूप में रेड आर इसमें हम लिख देते हैं। और इसमें दूसरी चीज आती है बौने और श्वेत। बौने और श्वेत को हम टी और टी में ऐसे इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको डबल बनाते हैं, टी टी आर आर, और इसको टी टी आर आर इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं हम। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम फिर इसका जो है एक शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे को एक शुद्ध बोने सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ संकर इसका क्रॉस किया जाता है, तो F2PD में लाल पुष्प और सफेद पुष्प का जो अनुपात है वो रहेगा 9331। 9331 अनुपात रहता है। इसे द्विसंकर अनुपात भी कहते हैं। तो इसमें नॉर्मली आप देख सकते हैं, तो इसे जो गैमेट बनेंगे, अभी हम फिर आएंगे चित्र में। तो चार प्रकार के उत्पन्न संतानें इसमें होती है, लंबी लाल, लंबे श्वेत, बौने लाल और बौने श्वेत। अब एक चित्र के माध्यम हम फिर से इसको ले जाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक चित्र ये है, तो इसमें टॉल रेड हमने इस तरह से, डार्क और वाइट इस तरह से दे दिया इसको, जिसका एक फर्स्ट जनरेशन में F1 में देखो क्या हुआ, टी स्मॉल टी और आर कैपिटल टी और स्मॉल आर, एक टॉल रेड जो है हाइब्रिड बनाया, हाइब्रिड। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक टी, एक स्मॉल टी, एक आर और एक स्मॉल आर। तो ये इसमें दोनों के लक्षण है, इसमें टॉल रेड का और ड्वार्फ व्हाइट का दोनों के लक्षण है। अब इसके जो गैमेट बनेंगे, देखो गैमेट का निर्माण कैसे होगा। जैसे आप लिंग निर्धारण में कर रहे थे, उसी तरह के गैमेट भी बना सकते हैं आप। तो इसमें गैमेट क्या बनेंगे, देखो एक टी आर बनेगा, एक टी और स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, तो स्मॉल टी आर दोनों स्मॉल है। यही चीजें आप यहाँ भी लिख दीजिए, टी आर टी, जो चीजें यहाँ है सेम वैसी लिखनी है अपने, स्मॉल टी आर और दोनों स्मॉल टी और आर। अब इसको एक साथ आप मिलाएंगे सबको, जैसे ये और ये ऊपर वाला, ये दोनों को आप मिला दीजिए। अब ये शर्त ये है कि दोनों को, जैसे टी टी को एक साथ लिखिए, कैपिटल को पहले और स्मॉल को बाद में। तो टी टी को एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक टी यहाँ से आया, एक टी यहाँ से आया और एक आर यहाँ से आया, एक आर यहाँ, तो टी टी आर आर। तो और इसको हम क्या कहते हैं, टॉल और रेड। ठीक है, ऐसी इस लाइन में पूरे लाइन में आप देखेंगे ये वाला टी और आर आएगा। ठीक है, और ऊपर वाले हर लाइन में आप इस तरह से ये बदलते जाएंगे। अगर हम नीचे को ऐसे ले जाएं, नीचे को ले जाएंगे तो ये वाला जो टी कैपिटल और आर कैपिटल नीचे को आएगा और ये नीचे बदलते जाएंगे। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फिनोटाइप रेशियो इसका क्या हो जाएगा, 9 टॉल रेड, 3 टॉल वाइट, 3 डार्क रेड और 1 डार्क वाइट। ये एक रेशियो इसका आएगा। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और है, इसी में अथवा दिया था, तो निम्न उदाहरण के प्रदर्शित अंतर प्रक्रिया, इन उदाहरण दिए हैं, अंतर प्रक्रिया बतानी है इसमें। जैसे दाल पादपों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु की उपस्थित होना, आंत में गोलकृमि की उपस्थिति से क्या इंटरेक्शन कहते हैं हम उसको, बाघ द्वारा हिरन को क्या प्रतिक्रिया है, ये इसका नाम क्या है, आम की शाखाओं में ऑर्किड का उगना क्या है। देखिए पहला है, राइजोबियम जीवाणु दाल के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। दाल के पादपों की जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु है, इसको कहते हैं सहजीवी संबंध, जिसे जीवाणु और पौधे दोनों लाभ उठाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है और दोनों को फायदा होता है। ठीक है,
राज्य में दालें ये फलीदार पौधे जीवाणु के आश्रय से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, सजीव संबंधी दोनों भिन्न जीवों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी एक रिश्ता है। आंत में गोल कृमि की उपस्थिति, जैसे कि आप किसी की आंत में गोल कृमि अगर हो जाता है, जिसको हम एस्केरिस भी बोलते हैं, एस्केरिस नामक एक परजीवी है, तो समुद्री परजीवी है इसका। अब इसमें जो संबंध है वो परजीवी का ही संबंध है। गोल कृमि के आंत के साथ क्रिया करता है, हैचिंग होती है, लार्वा प्रवास होता है, परिपक्वता होती है। ठीक है, तो इस तरह से उसके आंत में बढ़ता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, परजीवी के रूप में उसका खाना जहाँ जिसके आंत में होगा ले लेता है। एक इंस्ट्रक्शन और है, देखो, बाघ द्वारा हिरण को खाना। जैसे नॉर्मली बाघ द्वारा हिरण द्वारा खाया जाता है, तो इसको परभक्षण कहते हैं। परभक्षण मतलब एक प्रकार का शिकार करता है। खाद्य श्रृंखला में अक्सर जो है परभक्षण की क्रिया चलती रहती है। तो पारिस्थितिक तंत्र में एक स्वाभाविक हिस्सा है, इसे कहते हैं। जैसे बाघ एक शिकारी के रूप में माना जाता है, जो हिरण को खाता है या अन्य जीवों को जंगल में खाता है। तो बाघ अपने शावकों को बचपन में ही शिकार करना सिखाते हैं, तो ये काम ही उसका परभक्षण होता है। तो अगला प्रश्न है, आम की शाखा पर ऑर्किड का उगना। आम की शाखा है, ऑर्किड उसमें उगा है। अब ऑर्किड क्या करते हैं कि किसी शाखा में उगते हैं और उससे नुकसान कुछ नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में स्वभोजिता कहते हैं। पेड़ पर उगने वाला जो ऑर्किड और आम की शाखा का जो संबंध है वो स्वभोजिता है। ऑर्किड को चाहिए कि थोड़ा प्रकाश, जो ऊंचे आम पेड़ ऊंचा होता है तो उसको प्रकाश मिलता है, और उसकी जड़ें जो है लटकी रहती हैं, जो मॉइस्चर होता है उससे लेते रहते हैं, और आम से वो कुछ लेता नहीं है। स्वभोजिता कहते हैं। इस प्रकार का संबंध जो है जीवों को लाभ होता है, जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब वो हानि भी नहीं होती, न उससे लेना देना कुछ नहीं होता है उसका। स्वभोजिता, आराम से उस पर बैठा है, उस पर अपना भोजन कर रहा है, उस पेड़ को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा, नहीं उसे ले रहा है। तो ऑर्किड में यही बात है। तो स्वभोजिता का उदाहरण एक ये देखा जा सकता है। अगला है, देखो, डीएनए की संरचना का नामक चित्र बनाइए। डीएनए की संरचना का नामक चित्र तो हमेशा बहुत आता भी है, और इसमें एक प्रश्न और दिया है, डीएनए पुनर्योजन से आप क्या समझते हो। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, एक घुमावदार सीढ़ी जैसी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स इसको बोलते हैं। तो डीएनए के बारे में आप पढ़ रहे हैं। डीएनए दो दो स्ट्रैंड से बना रहता है। इन दोनों स्ट्रैंड में बारी बारी से डीऑक्सीराइबो सुगर और फास्फेट समूह इसमें होते हैं। इन स्ट्रैंड में मौजूद नाइट्रोजन बेस जो है 4 प्रकार के होते हैं, ए टी जी सी। ए टी जी सी मतलब एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ये इसमें बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस कहते हैं जिसको। 4 बेस होते हैं, एक फास्फेट होगा और एक क्या होगा, शुगर। ठीक, इन तीनों चीजों से। अब एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ। ए टी, ए टी और जी सी या सी जी, सी जी, ये हो गया ए एडेनिन टी। तो ए टी जी सी या सी जी का एक संबंध होता है। डीएनए की संरचना में जेम्स वाटसन और क्रिक ने इसकी जो है थ्योरी दी थी। डीएनए की संरचना जेम्सन, वाटसन और क्रिक ने इस पर काम किया था। तो डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ भी इसे कहते हैं। डीएनए गुण सूत्र कणिका, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। इनमें भी अपना एक डीएनए होता है। तो इस प्रकार का इसका एक संरचना आप बना सकते हैं, जिसमें एडेनिन के साथ थायमिन होता है, एडेनिन ग्वानिन, तो ग्वानिन ATGC, ये इस तरह से। और इसमें सल्फर फास्फेट इसमें ये लगे रहते हैं। तो इस तरह से एक द्विकुंडली डीएनए की संरचना आप बना सकते हैं। अंतर
सिंपल सा अंतर यह है कि जैसे नाम से ही है डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इस तरह से भी लिखते हैं बच्चे कई बार। डीएनए एक द्विरज्जु अणु है, ये लिख सकते हैं, जबकि आरएनए एकल रज्जु है, ऐसे लिख सकते हैं। एक अंतर है, डीएनए की संरचना दोहरे हेलिकल के रूप में होती है, जिसमें डीएनए की दो तंतु एक दूसरे के चारों ओर लिपटे रहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। और शर्करा में अगर अंतर देखें तो डीएनए में जो शर्करा डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। शर्करा में अंतर बेस पेयरिंग में जैसे एडिन थायमिन, एडिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, एटीजीसी मैंने कहा ना, एटीजीसी इसमें होता है। इसमें एडेनिन, आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन का उपयोग करता है। यूरेसिल इसमें ए यू सी डी या जीसी जिसे कहना है, तो यहाँ पर यूरेसिल ये आ जाता है। ठीक है, इस तरह से क्षारीय परिस्थितियों में डीएनए स्थिर रहता है, जबकि आरएनए स्थिर नहीं रहता है। डीएनए आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि आरएनए सीधे अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो इस प्रकार से आप इसके एक अंतर बना सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न पर जाते हैं फटाफट, क्योंकि समय बहुत जल्दी गुजर जा रहा है। इसमें अगर पूरा वीडियो देखेंगे बहुत समय लगता है, परंतु तो अध्ययन भी एक बड़ा अध्ययन है, एक पेपर का अध्ययन है। एक पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं हम। पैराग्राफ में क्या है कि जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को जनन तंत्र कहते हैं। जनन तंत्र में अनेक अंग विद्यमान होते हैं जो आपसी सहयोग से जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। इन अंगों को उनके कार्य के आधार पर दो श्रेणियों में प्राथमिक जननांग जनन तथा द्वितीय जननांग में विभक्त किया जा सकता है। प्राथमिक जननांग युग्मक निर्माण के साथ साथ हार्मोन का स्राव भी करते हैं, जबकि द्वितीय जननांग युग्मकों के स्थानांतरण, निषेचन और भ्रूण में विकास की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं। ये आपका पैराग्राफ है। अब आता है प्रश्न। प्रश्न क्या है, देखो, मानव में नर जनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंग जनन का नाम लिखो। मानव के नर युग्मक का नाम लिखो। मानव में नर युग्मक का नाम लिखना है आपको। मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले दो द्वितीय जनन अंगों के नाम लिखने हैं। मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, ये आपके प्रश्न है। अब ये प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ में होंगे भी, कुछ अपनी मेमोरी के आधार पर भी ये प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। जैसे आप देख रहे थे, पुरुष के शरीर में प्राथमिक प्रजनन अंग जो है क्या कहलाता है, वृषण से क्या बनता है, शुक्राणु, और टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, मानव में जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग का नाम लिखो। पुरुष के शरीर में प्राथमिक प्रजनन अंग जो है वृषण है, जो वृषण, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरी चीज थी मानव के नर युग्मक का नाम। तो मानव जो नर युग्मक है वो क्या है, शुक्राणु। शुक्राणु प्रजनन एक कोशिका होती है जो प्रजनन में नर कोशिका जिसे कहते हैं, जो वृषण में उत्पन्न होती है, जिसको स्पर्म भी कहते हैं इंग्लिश वालों के लिए। स्पर्म वैसे भी याद करना चाहिए, इंग्लिश हिंदी का इसमें बाध्यता नहीं होती, नॉलेज बेस्ड होता। मादा प्रजनन तंत्र में पाए जाने वाले दो द्वितीय जनन अंगों के नाम लिखो। अब द्वितीय जनन अंग जो है साइड से उसको प्रमोट करते हैं। मादा जनन अंग में पाए जाने वाले दो द्वितीय अंग, गर्भाशय लिख सकते हो, योनि लिख सकते हो, यूटेरस और वैजिना लिख सकते हो। इसके अलावा भी अन्य अंग लिख सकते हैं आप। मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, मानव में निषेचन संपन्न होता है, मनुष्य का निषेचन आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब, याद रखिए फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। इस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया आपकी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। इस प्रकार से ये एक मॉडल पेपर दूसरे नंबर का था, इसको देखें, बहुत हद तक आपकी मदद ये चीजें करेंगे। रिपीट करें तब जाके और अच्छा होते रहेगा। और इसी के साथ हम इसको इस को समाप्त करते हैं। तो इसमें देखिए इंग्लिश वालों के लिए भी वही चीजें आती हैं जो हिंदी में थी, वही आंसर उसके आते हैं।
तो इसको भी देख लें। तो मेहनत करें। थैंक यू।